नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे अपने महामिशन बैच की। इसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। पॉलिटी में कई सारे टॉपिक अपने क्लियर हो गए थे। जैसे बात करें अपने मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, डीपीएसपी के बारे में बताया था, संसद के बारे में बताया था कि राज्यसभा कैसे बनती है, लोकसभा कैसे बनती है, हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, इन सब की बात हो चुकी थी। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारे देश में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, यानी कि भारत की न्याय व्यवस्था क्या है, इस न्याय व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे बनता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट अपना किस प्रकार से काम करता है, भारत सरकार के साथ मिलकर किस प्रकार से काम करता है, कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बाद हाई कोर्ट की बात करेंगे। हाई कोर्ट के बाद में कुछ सेशन हम देखेंगे किसका, सुप्रीम। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे कि जैसे आपको पता है हर एक ज़िले में भी क्या होता है, एक कोर्ट होता है, ज़िले का कोर्ट होता है। इसके बाद बनता है हाई कोर्ट बनता है, और हाई कोर्ट के बाद क्या बनता है, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में कोई भी इसके बाद में न्यायालय नहीं होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है, यही क्या होता है, सर्वमान्य और अंतिम होता है। इसके बाद आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो हमारे देश का अगर हम बात करें सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखेंगे 124 से लेकर 146 तक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। संघ की न्यायपालिका की बात कर लेते हैं। किसकी? संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, आपको पता है हमारे यहाँ कार्यपालिका है, किस प्रकार से भारत में कार्य किया जाता है, और उस काम को कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका का होना जरूरी है। यदि न्यायपालिका नहीं होगी तो हमारे देश की जो सरकार है मनमानी करेगी। उस मनमानी को कैसे रोका जाए, इसलिए न्यायपालिका की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो न्यायपालिका में हमें क्या पढ़ना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, इसमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली हम क्या देखेंगे न्यायपालिका में, हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हम देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, और हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, यानी कि जिले कोर्ट के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। एस फॉर याद रखना, सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहा जाता है, इसकी को कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसे उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि हाई कोर्ट किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिखा होता है तो आसानी से आप बता लेते हैं, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय लिखा होता है या उच्चतम न्यायालय लिखा होता है तो आप इसे हाई कोर्ट समझ बैठते हैं। हाई कोर्ट को उच्च बोला जाता है। हाई माने क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, हाई माने उच्च होता है, उसे उच्चतम नहीं कहते, उसे उच्च कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे उच्च बोलते हैं। तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ने हैं, तो याद रखेंगे इसमें अनुच्छेद की भी हम बात करें। किसकी बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 124 से लेकर 146 तक हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 124 से लेकर 146 तक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, तो याद रखेंगे 124 से लेकर 146 तक दे रखा है। इसे सर्वोच्च न्यायालय और इसे उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, किस आर्टिकल में गठन इसका दे रखा है ना, इस सब की हम बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे अगर इसके हम गठन की बात करें तो याद रखना 124 ही है। क्या है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद यदि 124 की बात करें तो 124 में क्या दे रखा है, तो आपका अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे रखा है।
इसका गठन कैसे किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये किस अनुच्छेद में, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे रखा है और 124 के अंतर्गत इसकी योग्यताएं दे रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसमें किस प्रकार से जो अध्यक्ष, इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति संबंधी नियुक्ति कौन करता है, सारी बातें हमारे अनुच्छेद 124 में ही समाहित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 124 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। यह बात तो आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 124 का संबंध किससे, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं शुरू से सारी चीजें देख लेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या रहने वाली है, हमारी हेडिंग रहने वाली है सुप्रीम कोर्ट। क्या, सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे 124 से लेकर 146 तक पढ़ना है। ठीक है, 124 से लेकर 146 तक पढ़ना है। चलिए हम बात करेंगे अनुच्छेद, अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 124 यानी कि 124 की बात करें, तो इसमें बोला गया कि भारत का एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत का क्या होगा, तो आप कहेंगे एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ये कहाँ पर लिखा है, 124 के फर्स्ट में लिखा है, 124 आपको याद रखना है। हम बात करेंगे, यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, याद रखना सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखना 1774 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। 1774 में इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, तो याद रखना इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। कहाँ पर होती है, इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। ठीक है, या कलकत्ता भी आ सकता है, आज का कोलकाता, लेकिन पुराने समय में से कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, तो जब स्थापना हुई थी तब कलकत्ता कहा जाता था, हालांकि मैंने कोलकाता लिख दिया, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कोलकाता भी लिखा हो सकता है, कलकत्ता भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना शुरू में हुई थी, कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1774 में। कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, और इस समय बात करेंगे, इस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, याद रखना इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहेंगे इम्पे साहब थे, लॉर्ड इम्पे साहब थे। कौन थे, लॉर्ड इम्पे साहब थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था। तो कौन थे, तो आप कहेंगे लॉर्ड इम्पे थे। कौन थे, लॉर्ड इम्पे थे इस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो जाती है, 1774 में कोलकाता में होती है, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड इम्पे थे। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी थे, 3 अन्य सदस्य, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो याद रखना जब शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट हमारा खुलता है, उस समय एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीश क्या होते हैं, इनके नाम आपको नहीं याद रखना है, हाइड, चेम्स, लिम्स, 3 ये नाम होते हैं, हाइड, चेम्स और लिम्स होते हैं। फिलहाल आपको बस इम्पे को याद रखना है, कौन थे, इम्पे थे। इसके बाद फिर क्या होता है, बात करेंगे, समय हमारा बदलता रहता है। समय हमारा आता है कब का, बात कर लेते हैं कब की, बात कर लेते हैं हम 1935 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, 1935 की बात करें तो 1935 में क्या हुआ, 1935 में इसे कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई। यहाँ पर क्या आ गए, दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई, स्थानांतरित। ठीक है, तो शुरुआत में ये दिल्ली, ये कहाँ पर था, तो आप कहेंगे कोलकाता में था, और 1935 में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है। और 2 साल बाद यानी कि 1937 में क्या हुआ, 1937 में इसे संघीय न्यायालय घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, संघीय न्यायालय से बना दिया गया, संघीय न्यायालय से बनाया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसे क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे संघीय न्यायालय का इसे दर्जा दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है, शुरुआत में कहाँ पर होता है, कोलकाता में, कोलकाता से दिल्ली लाया जाता है कब, 1935 में, और 1937 में इसे बोला जाता है संघीय न्यायालय है। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब हमारा देश आज़ाद हो जाता है। आज़ादी के बाद फिर क्या किया गया, क्योंकि ये तो सारा कब का है, तो आप कहेंगे ये तो बात हो रही 1937 के पहले, और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, यानी अंग्रेजों के समय ये सारी क्रियाएं चल रही थी। अब हमारा जब देश आज़ाद होता है स्वतंत्रता के बाद, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद फिर क्या होता है, आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट था, इसमें कुछ बदलाव किया जाता है, यानी कि पुनर्गठन किया जाता है कब, 1952 में।
तो याद रखेंगे स्वतंत्रता के बाद फिर क्या होता है, आप कहेंगे स्वतंत्रता के बाद 1952 में सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। क्या होता है, पुनर्गठन होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे पुनर्गठन होता है। कब होता है, 1952 में। तो 1952 में क्या होता है, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद में, हमारा देश आज़ाद होने के बाद में 1952 में इसका पुनर्गठन किया जाता है। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे इस समय मुख्य न्यायाधीश आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहेंगे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया। ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो याद रखेंगे लॉर्ड इम्पे साहब थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए भारत का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आप कहेंगे हीरालाल जे कानिया को बनाया जाता है। ठीक है, और हीरालाल जे कानिया के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक अध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य हुआ करते थे। यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर 1 + 7 यानी कि 7 अन्य न्यायाधीश थे। 7 अन्य न्यायाधीश को बनाया गया, अन्य न्यायाधीश। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 1 + 7, 1 + 7 हो गए। और यहाँ पर क्या, तो आप कहेंगे 1 + 4। यानी कि शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट बनता है इसमें 1 + 4 का केस चल रहा था, ये 1 + 3 का, किसका, 1 + 3 का केस चला था। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन जब इसका पुनर्गठन होता है 1952 में, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है हीरालाल जे कानिया को। और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य सदस्य कितने हो जाते हैं, तो आप कहेंगे 7 हो जाते हैं। यानी कि 1 + 7 यहाँ पर टोटल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि वर्तमान की, यदि हम बात करें वर्तमान में इसका कुछ प्रारूप बदल चुका है। यदि वर्तमान की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में इसका प्रारूप क्या है, तो याद रखना वर्तमान में 33 + 1 है। क्या है, 33 + 1, ये आपको याद रखना है। यानी कि वर्तमान में एक हमारे पास मुख्य न्यायाधीश है, जबकि 33 क्या है, तो आप कहेंगे अन्य न्यायाधीश है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से समझेंगे। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 146 तक है। 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड इम्पे साहब थे। 3 अन्य सदस्य भी हुआ करते थे। 1935 में दिल्ली से ट्रांसफर किया जाता है। 1937 में संघीय न्यायालय के नाम से जाना गया। और इसके बाद में 1952 में सुप्रीम कोर्ट का पुनर्गठन हुआ। मुख्य न्यायाधीश किससे बनाए गए, हीरालाल जे कानिया को। साथ ही साथ 1 + 7 सदस्य हो गए, यानी कि हीरालाल को जोड़ करके 7 और सदस्य, कुल मिलाकर 8 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान इसका प्रारूप क्या है, 1 + 33, यानी कि एक तो न्यायाधीश है और 33 क्या है, तो आप कहेंगे 33 अन्य न्यायाधीश है। यानी कि कुल मिलाकर वर्तमान में कितने, तो आप कहेंगे 24 है। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर आगे। ठीक है, नियुक्ति संबंधी हम बात कर लेते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना यदि हम इसकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति, तो याद रखना इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या करता है, तो आप कहेंगे नियुक्ति करता है। याद रखना अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अपने मन से, अपने विवेक से, अपने विचार से राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, सजेशन लेता है, एडवाइस लेता है। एडवाइस लेने के बाद में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बात करेंगे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश के
सलाह पर करता है, पर करता है। यानी कि अगर नियुक्ति की बात करें तो याद रखना नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक शर्त है, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेगा, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी जैसे वर्तमान में 33 है, इनकी नियुक्ति करनी होगी तो आप क्या कहेंगे, इनकी नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से पूछना पड़ेगा, उससे सलाह लेनी पड़ेगी। तो मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, अन्य जज की नियुक्ति कर देते हैं। जो अन्य हमारे जज होते हैं उनकी नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति आपको समझ आ गई कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किसकी सलाह पर करेगा मैंने भी आपको बता दिया, ये भी आपको समझना है। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, बताइए देश का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन घुमा दिए तो ये भी पूछा जा सकता है किसकी सलाह पर, तो आपको सलाह भी याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसकी योग्यताएं भी तो कुछ ना कुछ होती हैं, तो योग्यता की बात कर लेते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। योग्यताएं की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अहर्ता, इसे अहर्ताएं भी बोलते हैं, योग्यताएं भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं। तो जो हमारे जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, इनकी कुछ ना कुछ योग्यता होगी। कौन व्यक्ति बन सकता है, योग्यता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, इसकी योग्यता की बात करें तो पहला पॉइंट तो याद रखना ये कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट है भारत का नागरिक हो, ये तो महत्वपूर्ण है। उसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है जो भारत का है। कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में जज थोड़ी बन सकता है, हमारे देश का ही नागरिक तो बनेगा। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, दूसरा आपको ये याद रखना है इसकी एज क्या है, तो याद रखेंगे अधिकतम उम्र, अधिकतम उम्र 65 साल, याद रखना 65 साल। यानी कि व्यक्ति को 65 साल के पहले पहले रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी अधिकतम क्या है, तो इसकी न्यूनतम कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखना अधिकतम ये 65 है। 65 का मतलब बच्चे, वो कोई भी व्यक्ति होगा वो 65 के पहले पहले उससे रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, 65 के बाद में वो अपने पद पर नहीं आ सकता, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरे पॉइंट यदि हम बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 65 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, याद रखना किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के तौर पर काम किया हो, जज के तौर पर काम किया हो या न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। अगला पॉइंट क्या है इसका, अगला पॉइंट ये भी है, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो, क्या की हो, वकालत की हो। यानी कि दो कंडीशन है, या तो आप किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम किए हो, या फिर दूसरा पॉइंट आप किसी भी न्यायालय में वकील के तौर पर काम किए हो, लेकिन वकील के तौर पर कितने साल काम किए हो, 10 साल काम किए हो। 10 साल तक यदि आपने काम किया है तो आप इसके क्या है, आप इलेक्शन यानी कि कह सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग हो गए, क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होती है। तो ये कुछ हमारी क्वालिफिकेशन है। क्या, सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, अधिकतम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 65 साल होनी चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में आप कम से कम 5 साल तक जज के तौर पर काम किए हो, साथ ही साथ आप किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक आप वकालत करते रहे हो, तो आप इसके योग्य है, आप इससे आपको बनाया जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यही पर और भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा अधिकतम कितनी है, 10 साल, अधिकतम कितनी 65 साल होनी चाहिए। ये 65 साल किसकी बात हो रही है, याद रखना मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी योग्यता कितनी होती है, 65 साल। लेकिन अगर यहीं पर अन्य न्यायाधीश की बात कर लें, अन्य की बात कर लें, तो याद रखना अन्य की होती है 62 साल। कितनी होती है, 62 साल होती है। अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं, जिले की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं इनकी कितनी होती है, 60 होती है। तीनों बात आपको यहीं पर समझ लेनी है। ठीक है, आपको तीनों बात यहीं पर समझ लेनी है। यानी कि भारत के यदि मुख्य न्यायाधीश होगा तो अधिकतम 65 साल में रिटायर हो जाएगा।
अन्य न्यायाधीश होंगे ये 62 साल में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो जिले में होता है, जिले का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो 60 साल में क्या होता है, रिटायर हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किससे, योग्यता से संबंधित। इसकी योग्यताएं क्या क्या होती है मैंने आपको अच्छे से बताया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से समझ लेना है। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब आपने सुना होगा कि संसद की गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति किसे कहते हैं? गणपूर्ति का मतलब सीधा सा ये होता है कि किसी भी, जैसे हम ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, राज्यसभा को बुलाते हैं, लोकसभा को बुलाते हैं, उनमें एक संख्या निर्धारित की जाती है कि अगर इतने लोग आएंगे तो संसद का कार्य चलेगा, अगर इससे कम आएंगे तो संसद का कार्य नहीं चलेगा। ये होती है गणपूर्ति। यानी कि आपने जिनको बुलाया उनमें से बोला जाता है कि 10% लोग आने जरूरी है। जैसे आपने संसद की गणपूर्ति सुना होगा कि टोटल सदस्यों का 10% आना जरूरी है। जैसे लोकसभा की बात करें तो कम से कम 55 लोग आने जरूरी है। राज्यसभा की बात करें कम से कम 25 लोग आने जरूरी है। अगर इससे कम आएंगे तो संसद हमारे क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे हम बात करेंगे इसकी, न्यायालय की भी क्या होती है, गणपूर्ति होती है। इसकी भी क्या होती है, गणपूर्ति होती है। तो न्यायालय की गणपूर्ति क्या है? अगर हम इसकी बात करें, न्यायालय की गणपूर्ति की बात करेंगे तो याद रखना न्यायालय की गणपूर्ति में क्या होता है महत्वपूर्ण, इसमें कम से कम कितने न्याय जज होने चाहिए? तो आप कहेंगे कम से कम 3, कम से कम 3 जजों का होना जरूरी है। 3 जजों का होना जरूरी है। यानी कि अगर न्यायालय की बात करें, न्यायालय में कम से कम 3 जज होने चाहिए। 3 जज होंगे तभी आपका जो फैसला होगा सुना जाएगा। अब आप एक बात ये सोचेंगे कि इसमें संख्या में सब विषम क्यों होते हैं? जैसे 1+3 पहले कर दिया गया, फिर किया गया 1+7, अब वर्तमान में क्या 1+33। अब इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, हमेशा जब भी अन्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे विषम बनाए जाते हैं। विषम इसलिए बनाए जाते हैं कि जब भी फैसला आएगा अगर इनकी संख्या सेम होगी, सम होगी, तो बताइए किसी के पक्ष में क्या फैसला जा पाएगा? जैसे मैंने कहा 4 अन्य न्यायाधीश हैं, अब 4 ऐसा भी तो हो सकता है एक तरफ 2 वोट पड़ जाए, एक तरफ 2 वोट पड़ जाएंगे, तो 2 इधर पड़ेंगे 2 इधर पड़ेंगे, तो वोट तो बराबर हो गए। बताइए हम न्याय कैसे देंगे? न्याय नहीं दे पाएंगे। न्याय देना तभी संभव है जब एक तरफ वोट की संख्या ज्यादा हो, दूसरी तरफ क्या हो, कम हो। इसलिए विषम, जैसे 1+3, इसमें होता है कम से कम 3 होने चाहिए। अब हमें कोई न्याय करना होगा तो एक तरफ 2 पड़ जाएंगे, एक तरफ 1, और जिस तरफ 2 पड़ेंगे वही तो जीतेगा। अगर यहाँ पर 4 होते 2-2 का केस बनता कि नहीं बनता? 6 हो जाते 3-3 का केस बनता, फिर हमारा केस सोल्व भी नहीं होता। इसलिए हमेशा इनकी संख्या क्या होती है, विषम होती है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यायालय की गणपूर्ति क्या होती है? तो आप कहेंगे कम से कम 3 सदस्य होने जरूरी, यानी कि 3 जज होने जरूरी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कम से कम एक खंडपीठ में कितनी होनी चाहिए? कम से कम एक खंडपीठ में, खंडपीठ का मतलब होता है बेंच, इसे आप खंडपीठ कहेंगे, खंडपीठ में। ठीक है, एक खंडपीठ में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो आप कहेंगे 3 जज होने चाहिए। लेकिन जब भी ये क्या होगा, राष्ट्रपति जब इनसे सलाह लेगा, ये पॉइंट अगला याद रखना, जब राष्ट्रपति सलाह लेगा, जब राष्ट्रपति सलाह लेगा तो कम से कम 5 जज का होना जरूरी है। 5 जज, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो गणपूर्ति मैंने बताया कि गणपूर्ति कितनी होती है, तो आप कहेंगे गणपूर्ति में आप कह सकते हैं कि 3 जज होने चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति इनसे सलाह लेना चाहता है, जज से या राष्ट्रपति सलाह लेना चाहता है, तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 5 जज होने चाहिए। 5 से कम होंगे तो राष्ट्रपति सलाह नहीं लेगा। तो राष्ट्रपति सलाह के लिए कम से कम कितने जज होने चाहिए? तो आप कहेंगे कम से कम 5 जज होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया गणपूर्ति के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया हो गणपूर्ति इसकी क्या होती है। और एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। क्वेश्चन क्या पूछा गया याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश, याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है ये अगर एक बार रिटायर हो गया तो रिटायरी के बाद किसी भी हाई कोर्ट में
ये वकालत नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है ये क्या होगा, हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता। ये बात आपको याद करना है, ठीक है। कर सकता है यदि आपने एक बार सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या की, सुप्रीम कोर्ट में अपना समय बिताया और इसके बाद आप किसी भी हाई कोर्ट में वकालत दोबारा नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आप हाई कोर्ट में दोबारा नहीं जा सकते, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपने यदि सुप्रीम कोर्ट में एक बार ज्वाइन किया, आप हाई कोर्ट में फिर दोबारा नहीं जा सकते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, कहीं भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 125 की तरफ, अनुच्छेद 125 की तरफ हम चलते हैं, अनुच्छेद 125 की तरफ चलते हैं। तो याद रखना इसमें क्या कहा गया है, ये जितना भी मैंने बताया सबका सब अनुच्छेद 124 में था, 125 में कहा गया है इनके वेतन और भत्ते के बारे में कहा गया है, ठीक है। वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा इसका वेतन कितना होगा, अन्य न्यायाधीश होंगे इनका वेतन कितना होगा। तो याद रखेंगे, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें 2,80,000 इनका वेतन होता है, अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे ये मंथली होता है, 1 महीने में 2,80,000। और यदि हम बात करेंगे अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो 2.5 लाख रुपए इन्हें हर महीने मिलता है, ठीक है। तो 125 में किसके बारे में, तो आप कहेंगे 125 में इनके वेतन और भत्ते के बारे में दे रखा है, ठीक है। बात करेंगे अनुच्छेद 126 की बात कर लेते हैं। आपको यदि अनुच्छेद नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुच्छेद इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें वेतन और भत्ते, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि वेतन भत्ते कहाँ पर हैं। तो 125 में 126 की बात करें तो 126 में बोला गया है कि मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उसकी जगह फिर कौन काम करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश बीमार पड़ जाए, कहीं घूमने चला जाए, या अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो उसके कार्य को संभालेगा। तो याद रखना वरिष्ठ जो होता है, जो सीनियर होता है, जो सीनियर न्यायाधीश होगा वो इसकी जगह आएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सीनियर जो होगा, यानी कि वरिष्ठतम इसे बोलेंगे, सीनियर न्यायाधीश कार्य संभालेगा, कार्य देखेगा, ठीक है। यानी कि इसके सारे काम फिर कौन देखने लगेगा, जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता, या वह स्वस्थ नहीं हो जाता है, या वापस लौट कर नहीं आता है, तब तक जो सीनियर होगा वो क्या करेगा, इसके काम को संभालेगा। ये किस में लिखा है, 126 में लिखा है। अनुच्छेद नहीं याद होगा तो याद कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, उसकी मृत्यु होने के बाद में वो बीमार पड़ गया, उसका काम कौन देखेगा, तो जो सीनियर जज होगा वो इसका काम देखेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बताइए यहाँ तक आपको समझ आ गया। यदि समझ आ गया तो हम बात कर लेते हैं अगले फिर क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करेंगे आगे। तो 100 मैंने अनुच्छेद 26 पे 27 में देखो 126 समझ गए आप। अनुच्छेद 127 की बात करेंगे। 127 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। ये इसमें दे रखा है। अनुच्छेद 27 की बात करेंगे, अनुच्छेद 28 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 128 की बात कर लेते हैं। 128 में बोला गया है कि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया, ठीक है, इसमें याद रखना रिटायर्ड न्यायाधीश को पुनः सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा। अब देखो ऐसा भी हो जाता है क्या, कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मुख्य न्यायाधीश बीमार पड़ गया, कोई सीनियर न्यायाधीश था वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है,
तो कुछ कंडीशन में जो व्यक्ति रिटायर हुआ था उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट पे पुनः बुलाया जाता है। ऐसा आपने सुना होगा। जैसे पुराने समय में हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, जैसे युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में हमारे सैनिक रिटायर हो जाते थे, अपने घर चले जाते थे, और इमरजेंसी में हमें और सैनिक की जरूरत हुआ करती थी तो हम उनको बुला लेते थे। ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, एक बार वो अपनी क्या कर सकता है, क्या किया उसने, अपना पूरा समय व्यतीत किया, व्यतीत करने के बाद उसे रिटायर किया गया, रिटायर करने के बाद इसे कभी भी वापस फिर से बुलाया जा सकता है। और ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 128 में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिटायर्ड न्यायाधीश को पुनः बुलाया जाएगा, कहाँ पर लिखा है, तो आप कहेंगे 128 पे लिखा है। ठीक है, 128 में लिखा है, ये याद रखना। अनुच्छेद 129 और भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 129 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कहा गया है ये जो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है। क्या है, अभिलेखी न्यायालय, अभिलेखी, अभिलेखी न्यायालय होगा, न्यायालय। आप कहेंगे अभिलेखी न्यायालय क्या होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या होगा, अभिलेखी न्यायालय होगा। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है देश का सबसे बड़ा न्यायालय होगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात किसको माननी पड़ेगी, तो हाई कोर्ट को सारी बातें माननी होंगी, सारी बातें माननी होंगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वही सब कुछ है। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय की सबसे बड़ा न्यायालय होगा। और जितने अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ का मतलब जितने भी हमारे हाई कोर्ट हो या जिले के कोर्ट हो, इनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ये सब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट की सभी बात इनको स्वीकार करनी पड़ेगी। ये किस में लिखा है, तो आप कहेंगे 129 में लिखा है। ठीक है, 129 में ऐसा बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट होगा और जो अधीनस्थ न्यायालय है इनको इसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, 130 में कहा गया, अनुच्छेद 130 में कहा गया है, अनुच्छेद 130 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहाँ पर रहेगा, ये दिल्ली के आसपास रहेगा, दिल्ली या फिर दिल्ली के आसपास होगा, या फिर कहाँ पर होगा, राष्ट्रपति भवन के पास होगा, राष्ट्रपति भवन। तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट हमेशा दिल्ली क्षेत्र के आसपास होगा या तो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन के पास होगा। ये कहाँ लिखा है, तो आप कहेंगे 130 में लिखा है। ठीक है, 130 में ऐसा जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 132 की बात करें हम, 132 की बात करें तो 132 में क्या बोला गया है, 132 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट केस को स्थानांतरित कर सकता है, यानी आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट का, जैसे मान लेते हैं एमपी हाई कोर्ट का कोई केस यूपी हाई कोर्ट में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं। यानी किसी दूसरे हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में जो मामला आता है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया जाता है। किसमें लिखा है, 132 में। तो 132 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी हाई कोर्ट का केस दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। कहाँ पर लिखा है, तो आप कहेंगे 132 में। तो 132 भी इंपॉर्टेंट, याद रखना, एक हाई कोर्ट का मैटर दूसरे हाई कोर्ट पे ले जाएंगे, ये कहाँ पर लिखा है, तो आप कहेंगे 132 में लिखा है। अनुच्छेद 133 की बात कर लेते हैं, 133 में ये कहा गया है। ठीक है, 133 हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट देखने जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम 136 देख लेंगे, क्या देखेंगे, 136 देखेंगे। 136 में लिखा है आपका क्या, ठीक है, ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का जो मामला है, इसे रद्द कर सकता है। आप अच्छे से जानते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि किसी भी हाई कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसे रद्द करने का अधिकार किसके पास है, निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। 130 में हमेशा दिल्ली की या राष्ट्रपति के पास होना चाहिए। 132 में कहा गया कि एक हाई कोर्ट का मैटर दूसरे हाई कोर्ट में हम ट्रांसफर कर देंगे। 136 में कहा गया किसी भी हाई कोर्ट का मामला कैंसिल कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, उसके पास में ऐसा अधिकार है। ठीक है, 136 आपको समझ आ गया होगा। 136 के बाद में यदि हम बात करें तो फिर लिखा है हमारे पास 137 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे पास है। इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है,